सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग एसएससी और रेलवे और एक्सेट्रा अन्य परीक्षा की फाउंडेशन कम टारगेट की कक्षा में है और पहला भाग आज आपका रूटीन के अनुसार सामान्य अध्ययन में कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी चल रहा। जानकारी में मैं दे दूं कि 4 खंड आप पढ़ेंगे। हालांकि कल मैंने देखा कि इंग्लिश में 2 लड़के चले गए, स्वयं वो इसके लिए जिम्मेवार होंगे। जब तक आप चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़िएगा तब तक आप किसी परीक्षा में सही तरीके से आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी कक्षा चले और उसको अच्छे से करना चाहिए। हालांकि मुझे समझ में आ गई है, जब मैं लास्ट टाइम ऐसे भी मैं जब पढ़ाता हूं तो मॉनिटरिंग करता ही हूं 5-10 मिनट, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आप मजबूत प्रवृत्ति के नहीं है, बहुत कमजोर है। क्योंकि पढ़ाने के बाद भी 10-12 लड़के से कल भी मैंने पूछताछ की थी तो एक आधी 2 लड़कों ने उसका ठीक ठाक जवाब दिया। तो खुद भी समझ सकते हैं, इसलिए अभी कड़ी मेहनत की जरूरत होगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेस कर होगा। मैं जानकारी में आपको, क्योंकि रोज अभी नए लड़के लोग आते हैं, जुड़ते हैं और पीछे जाना तो संभव होता नहीं है। जब कक्षा आगे निकल जाती है तो पीछे मुड़ना संभव नहीं, लेकिन एक छोटा सा सिनेप्सिस तो बताया ही जा सकता है कि कुल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, यही 4 सब्जेक्ट। हालांकि रेलवे जैसी परीक्षा में और बिहार एसएससी जैसी परीक्षा में इंग्लिश का कोई औचित्य नहीं, इस बात को ध्यान रखें। और एसएससी में एक नया सब्जेक्ट है, नया क्या, वो तो ऑलरेडी है ही, कंप्यूटर, जिसमें आपको पास करना अनिवार्य है और वो फिजिक्स का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? वो फिजिक्स का ही हिस्सा है। जीके जीएस हमारी जिम्मेवारी काफी बड़ी है और कुल 9 खंड में आ जाओ, समय पे आओ थोड़ा सा, और कुल 9 खंड में आपको अध्ययन करने हैं, ठीक है कि नहीं। इस 9 खंड की कड़ी में आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, करेंट है और मिसलेनियस। इतने टॉपिक, इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है कि नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप स्वयं के स्तर से भी रोज समाचार पत्रों के माध्यम से भी कुछ कुछ तैयार कर सकते। रोज समाचार पत्र पढ़िएगा तो अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे अभी 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 3 ही राज्य में हो रहा है, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, ये किसी किताब में तो रहेगा नहीं, ये तो आपका परसेप्शन पे है, ठीक है कि नहीं। तो 7 चरणों में चुनाव किस राज्य में संपन्न नहीं हुए तो दे देगा, ये 3 तो है ही, चौथा दे देगा आपको। तो कहने का अर्थ है कि वो आप रोज देखिए। जैसे कल मैं बता रहा था कि कैंडी की घाटी अभी चर्चा में आई, आ जाइए थोड़ा समय पे आ जाओ, उससे आप ही को सीखने का अवसर मिलेगा। बैठिए, इतना बढ़िया टाइम है, 6:30 फर्स्ट टाइम है। 5 बजे उठिए, आधा घंटा में फ्रेश होइए। ये तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी इससे अच्छा हो जाएगा। इस वजह से नहीं, बड़े लेवल में देखते हो कि लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, ठीक है कि नहीं। तुम्हारा सब हो रहा है, मॉर्निंग वॉक हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, इससे अच्छा क्या चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कैंडी की घाटी, जैसे अभी क्यों कहते हैं कि हिंदू पेपर पढ़िए या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, वो आपको एसएससी के इंग्लिश में भी काम देगा। क्लास कितना भी कीजिएगा लेकिन पेपर पढ़ना अनिवार्य होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर का जो एडिटोरियल्स होते हैं वही आपके कंप्रीहेंशन में होते हैं। कितना आसान हो जाएगा कि जो एडिटोरियल आप पढ़ के गए हो वो आपके एग्जाम के कंप्रीहेंशन में आ जाए, तो इससे आसान और क्या हो सकता है, ठीक है। उस पेपर में कल दिया हुआ था आपको किंटा की घाटी,
कैंडी की घाटी, कैंडी की घाटी मलेशिया में एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में आया, ठीक है कि नहीं। तो अब क्वेश्चन बनेगा आपके लिए क्या बनेगा, आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि मलेशिया की कैंडी की घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो टीन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी बैड, समय पे आओ आओ आओ, बटन बंद करो पहले ऊपर का। आइए, आपका कॉपी किताब साथ में आया, मतलब पहला बार आया क्या, एडमिशन नहीं लिए हैं, कॉपी किताब आप ही के साथ है। बैठिए, वाह, अरे इधर भी बैठो, कोई बात नहीं, कोई डीटीसी का बस है क्या, बैठो, ठीक है। वो कॉपी किताब दे दो, रईस प्रकृति का विद्यार्थी, चलो ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हाँ, इसको, ये पेपर, ये करेंट है आपका, ये विविधा भी, ठीक है कि नहीं। एक दिन बता रहे थे फर्स्ट डे ही कि पहले विविधा होता था कि पूछता था कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन है, ठीक है कि नहीं। आज का विविधा होता है कि विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया और किसके द्वारा। हाइब्रिड प्लांट का अर्थ होता है कि ऐसा प्लांट जो सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा और विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब सोलर प्लस विंड। सोलर मतलब हुआ सौर ऊर्जा, विंड मतलब हुआ पवन ऊर्जा, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड प्लांट। अब ये प्लांट कच्छ की खाड़ी में एस्टेब्लिश्ड होगा। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो गुजरात में है। अडानी समूह के द्वारा होगा। अभी तो ये करेंट है 6 महीना, लेकिन 6 महीना के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिसलेनियस। और याद रखिए कि कच्छ की खाड़ी जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधे के लिए 2 क्षेत्र प्रसिद्ध होता है, एक है कच्छ की खाड़ी, दूसरा है लद्दाख, जो देश का सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है एरिया के अनुसार, कल भी लिखे थे। तो ये आपके करेंट और मिसलेनियस में आते हैं और ये सब रोज आपके बगल से गुजरते हैं। मेरे द्वारा भी आपको लगातार इस पर समीक्षा की जाती है और आपके समक्ष बातें की जाती। कल भी मैं बताया था आपको कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव, अभी नई सरकार बनेगी और नई सरकार यदि मोदी साहब की बनेगी तो पहला चीज वही लाएंगे, एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव के अध्यक्ष, उसके समिति के अध्यक्ष कौन है, तो रामनाथ कोविंद साहब। आशा है समझ रहे होगे। दूसरी कमेटी आएगी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, जिसका विवरणी आर्टिकल 44 में 44 में किया गया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़िएगा ही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक तत्व, जब आप पढ़ेंगे 2-4 दिनों के बाद तो उसमें यह पढ़ने का अवसर आपको मिलेगा ही। और समान नागरिक संहिता क्या है, हमारे देश में क्रिमिनल लॉ तो एक है सबके लिए, सभी जाति सभी धर्म के लिए एक है, लेकिन सिविल लॉ अलग अलग है। सिविल लॉ में क्या आता है, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, ये सब क्या है, हर जाति के लिए, जनजाति के लिए, धर्म के लिए अलग अलग होता है, उसको एक करना है, ठीक है कि नहीं। तो उसको एक करने की जो प्रक्रिया जिस दृष्टिकोण से स्थापित होगी उसका नाम है कॉमन सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके लिए अभी एक सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, जिसने आजादी के बाद पहली बार किसी स्टेट ने अपने तरफ से यूसीसी अपने राज्य में लागू करने का प्रस्ताव विधानमंडल के द्वारा पारित करवाया, तो उसका नाम है उत्तराखंड। और वो जिस समिति से पारित करवाया वो था रंजना प्रकाश समिति के अध्यक्षता के आलोक में। तो ये क्या है, ये करेंट भी है और ये विविधा भी है और ये संविधान भी है। संविधान हुआ इसीलिए कि आर्टिकल 44 है, संविधान हुआ इसीलिए कि संवैधानिक उपबंध है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में। और विविधा इसीलिए हो जाएगा कि आने वाले 6 महीना साल भर के बाद पूछेगा कि आजादी के बाद 75 सालों में पहला कौन सा राज्य है जिसने विधानमंडल में यूसीसी संबंधी प्रस्ताव को जारी करवाया। ए उत्तराखंड, 2 झारखंड, 3 बिहार, चौथा मध्य प्रदेश। याद रहा तो उत्तराखंड और नहीं तो झारखंड है ही। आशा है समझ में आ गई होगी। तो ये करेंट और मिसलेनियस बड़ा इंटरेस्टिंग है और हर परीक्षा में आपको पूछा जाता है। जितना आप कॉशस रहेंगे, कंसस रहेंगे,
उतना आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, ठीक है कि नहीं। हालांकि एक बात और बता दें कि यूसीसी आपके गोवा में पहले से ही लागू है। जब हम गोवा का अधिग्रहण किए थे तो उसके अधिग्रहण के समय ही इन बिंदुओं को रखा गया था समझौते के दौरान कि यहाँ पर यूसीसी लागू रहेगा। इसलिए परीक्षा में, कई परीक्षा में सैकड़ों बार पूछे भी गए कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। तो समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, तो गोवा में लागू है, पूर्व से ही गोवा में लागू है। नई सरकार बनेगी तो इस पर भी सबसे पहले काम किए जाएंगे, ठीक है कि नहीं। नई सरकार के कई एजेंडे फिक्स हैं और वो सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी आने वाले समय में क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में तो ये भी पूछा जाता है कि कोई बिल आता है तो कौन सी पार्टी पक्ष में थी, विपक्ष में थी, न पक्ष में थी न विपक्ष में थी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी पार्टी का क्या स्टैंड है। जैसे कोई बिल आया और बीएसपी यदि बाहर निकल गया तो वो न सत्ता के, वो न पक्ष में है न विपक्ष में, हो किस में है, न्यूट्रल है। विपक्ष में होता है कि जब सदन में रहकर उस बिल का विरोध करेंगे तो क्या होगा, विपक्ष होगा, और जब ऐसे करेंगे मतलब समर्थन में है, पक्ष होगा। तो आशा है समझ गए कि पक्ष और विपक्ष। कल आईपीएल हुआ, एक निराशाजनक अंत हुआ। भारी संख्या में दर्शक स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर आप लोग के माध्यम से जुड़े हुए थे। इतना नीरस फाइनल नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ यदि कुछ नियम बन जाए कि 125 के अंदर कोई आउट हो जाए तो 50 अंक उसको एडवांटेज दे देंगे, तभी जाकर मुकाबला कुछ बनता है, ठीक है कि नहीं, तब थोड़ा मजा भी आता है। लेकिन खैर, आईपीएल का अंत हुआ 2024, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने आईपीएल जीता, ये तो क्लियर हो गया, तीसरी बार जीता, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके लिए क्या हो गया, करेंट हो गया। अब अगले साल ये विपदा हो जाएगा कि 2023 में आईपीएल कौन जीता था, चेन्नई सुपर किंग। पिछले साल ये 2024 था, ये क्या था, 2024 था। ये रणजी ट्रॉफी नहीं है कि 23-24 होता है, 24 में शुरू हुआ और 24, हाँ, यदि ये दिसंबर में शुरू होता, मार्च में खत्म होता, मई में खत्म होता, तब कहते हैं ये 23-24। बात समझ में आ गई, ये तो 24 था ही, हम तो पूछे 2023 का। 2023 क्या हो गया, विविधा। 2023 का क्या हो गया, विविधा। करेंट क्या है, ये तुम्हारे स्तर पे समझा रहा हूं कि इस तरह से हर चीजों पे नजर रखिए। कोई फिल्म भी जारी होती है, ठीक है कि नहीं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी कारण से वो जीके हो गया, ठीक है कि नहीं, तो जीके हो गया तो उसको भी, उसका निर्माता, उसका निर्देशक, उसको यदि कोई अवार्ड मिला तो वो सब भी आपके लिए, फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह सब क्या है, आपका नेशनल अवार्ड वगैरह सब क्या है, ऑस्कर अवार्ड क्या है, सब तो फिल्मों से जुड़ी हुई अवार्ड है। बाफ्टा पुरस्कार क्या है, ये सब फिल्म से जुड़ी हुई पुरस्कार है, ठीक है कि नहीं। तो फिल्म से क्या, आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, कल आप यूट्यूब लाइव में क्वेश्चन बना रहे होंगे तो मैं बता रहा था कि स्वाति को मिला, कौन सा पुरस्कार मिला स्वाति नायक को, तो स्वाति नायक को बताओ, अभी उस स्तर पे नहीं हो। स्वाति नायक को हमने नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया। बोरलॉग कृषि क्रांति लाने में बोरलॉग की सबसे बड़ी भूमिका थी। एकमात्र कृषि वैज्ञानिक थे जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए, और उसका भारतीय संस्करण स्वामीनाथन, जिसको हमने भारत रत्न दिया है। और इस बार भारत रत्न में 4 मरणोपरांत हैं। स्वामीनाथन को हमने दिया, आडवाणी को दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया, देवगौड़ा साहब को दिया, कर्पूरी ठाकुर को दिया। सब दिवंगत हो चुके हैं, आडवाणी जी को छोड़कर उनकी भी संभावना बन रही है, काफी बूढ़े हो चुके हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए, वो भी मैंने कल क्वेश्चन दिया था कि 2024 में जितने भारत रत्न दिए गए, मरणोपरांत कितने को दिए गए, 5 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है कि नहीं। ये अभी करेंट है, भविष्य में क्या हो जाएगा, ये लिनियस हो जाएगा। उसमें एक स्वामीनाथन को हमने दिया, जो कृषि क्रांति, भारत में हरित क्रांति लाने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, जिनके रिपोर्ट पर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो अभी पंजाब में आंदोलन चल रहा है कि इसको कानूनी गारंटी दीजिए, ठीक है कि नहीं, तो उस कानूनी गारंटी संबंधी प्रस्ताव भी स्वामीनाथन समिति ने ही जारी किया था। कितनी चीज बता दी है तुमको,
कि करेंट और मिसलेनियस को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कि पंजाब के किसान यदि आंदोलनरत है तो उससे ये नहीं कि हमको क्या मतलब है, जरूर जानो किस लिए आंदोलनरत है, कौन सा ऐसा मुद्दा है, उससे संबंधित बातों को जानने और समझने का कोशिश करो। यही आपके लिए समान अध्ययन है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो स्टेबल है, स्टेगनेंट है वो तो, ठीक है कि नहीं। वो 24 साल पहले जब मैं यहाँ पढ़ाना शुरू किया तब भी यही चीज पढ़ाता था, ठीक है कि नहीं। और आज 24 साल के बाद पढ़ा रहा हूं, वो भी वही चीज हर बैच में पढ़ाऊंगा, 24 साल के बाद भी, ठीक है। ईश्वर ने चाहा तो भी यही चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, प्रस्तुतिकरण अंतर होती है, ठीक है कि नहीं। प्रस्तुतिकरण छात्रों के बौद्धिक योग्यता, यही चीज जब कमीशन में पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। यही चीज आपकी परीक्षा में जब आपकी कक्षा में पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि आपके स्तर की आपकी जो परीक्षा का जो स्तर है पहले उसको देख लेना है, ठीक है कि नहीं। तो परीक्षा के स्तर के आलोक में, इसीलिए मैं कहता भी हूं कि पहले जितना पढ़ा दे बाबू, पहले उसको कंट्रोल कीजिए, और इसका जैसे ही आप कंट्रोल हो जाएगा तो अपने आप आगे बढ़ जाइए। तो ये आपके 8-9 खंड में आपको एक एक करके पढ़ना। हम शुरू कर दिए हैं पॉलिटी, हम क्या शुरू कर दिए हैं, पॉलिटी शुरू कर दिए हैं। और पॉलिटी में पहला दिन हमने क्या पढ़ाया था, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी जगह, सबकी शुरुआत हो चुकी है, इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी है, रीजनिंग की शुरुआत हो चुकी है, मैथ की शुरुआत हो चुकी है, आज भी मैथ की कक्षा है, ठीक है कि नहीं। और अच्छे से कीजिए, अभी वही सर कह रहे थे, मैं सर को कहा था कि लड़कों का मॉनिटरिंग हमेशा कीजिए, ठीक है कि नहीं। 2-4 लड़कों को, ऐसा नहीं है कि मैथ में आप पूछताछ नहीं कर सकते, 2-4 लड़कों को बुला करके सवाल दीजिए, बनवाइए। कमजोर पर ज्यादा फोकस कीजिए, मजबूत तो ठीक है, लेकिन कोई इसमें मजबूत हमको लगा ही नहीं अभी तक, ठीक है कि नहीं, कि जिसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, मास्टर का कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इसीलिए सबको कमजोर मानिए, और आप देख लीजिए साइक्लिक प्रोसेस में 2-4-5 लोग करका, जिससे कि लड़का कॉन्शियस रहे हमेशा, ठीक है कि नहीं, और उसका लगातार मॉनिटरिंग करते रहिए अपने सब्जेक्ट का, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में सहूलियत हो सके। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे खंड अपने अपनी स्तर पे शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक जिस्ट आपको हम बता देंगे, चूंकि हम मुख्य मेंटर हम ही है तो स्वाभाविक है कि सारी बात हम आपको जानकारी में देंगे। जो टीचर जिस जगह के आएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की बात करेंगे, जो मैथ वाले मैथ की बात करेंगे, लेकिन हम तो ये सारे बिंदुओं पर नजर भी रखते हैं, कहाँ हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, तो इन सब पर आपका ध्यान भी आकृष्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर में यदि समझ में नहीं आए तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है, अरे टीचर तो दोस्त होते हैं सर, टीचर को सबसे अच्छा कहो कि सर समझ में नहीं आए, ये नहीं कि हमको कह रहे हो कि सर इस चैप्टर को फिर से पढ़वा दिया जाए। एक होता है कॉमन प्रॉब्लम, वो कॉमन प्रॉब्लम सबको होगा उस सब चैप्टर में, और एक होता है इंडिविजुअल प्रॉब्लम। तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए वो रूम है, और कॉमन प्रॉब्लम के लिए ये रूम है। ऐसा समझ गए ना, कोई व्यक्तिगत बातें नहीं समझ में आए तो उसके लिए कौन सा रूम है, वो रूम है। और जो कॉमन बातें कि किसी को नहीं समझ में आए, कल कहेगा कि सर हम संविधान का विकास नहीं समझे, एक बार फिर से समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, फिर से एक बार समझाएंगे, ठीक है कि नहीं। आशा है समझ गए होंगे, ठीक है। और कोई भी बात टीचर को बेहिचक आराम से कि सर इसमें हमें यह समस्या, सर इसको कैसे दूर करेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ी है कि कोई खा जाएगा आपको, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि ये 4 सब्जेक्ट आपकी शुरू हो चुकी है अपनी अपनी जगह। हमने कल शुरू किया, कल से ही पहला चैप्टर की शुरुआत की थी। हालांकि उसके पहले मैंने थोड़ी सी पृष्ठभूमि पहला दिन बनाया था कि संविधान क्या है, राज्य क्या है, संविधानवाद क्या है, सरकार क्या है, इन सब के ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट किया था। और फिर मैंने कहा था कि संविधान में पढ़ना क्या है, जाग जाओ बाबू, वहां से यहां तक आगे हो फिर भी सो रहे, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि संविधान में पढ़ना क्या क्या है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना था संविधान का विकास। अभी यूट्यूब पे भी आपको डाल दिए हुए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। जिसका छूट जाए या जिसको एक बार में समझ में नहीं आए तो ये तो बहुत एक अच्छा माध्यम है कि एक बार और हम स्वयं समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं। हमारे ऑनलाइन
और जगह के ऑनलाइन में अंतर यही है कि हम ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह ही करते हैं। देखिए ही रहे हो कि लास्ट में हम मॉनिटरिंग करेंगे ही, लिखाएंगे ही, ये नहीं कि अपना हुल्ले रे बोल दिए, समझा दिए, चल दिए, सो नहीं होगा ऑनलाइन। यहाँ ऑनलाइन में ये किया जाता है कि आपको बजाता हूँ पीपीटी रहेगा, वो सारा नाटक रहेगा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे द्वारा उन चीजों को समझा के बता के लिखाया जाएगा। ठीक है कि नहीं? तब ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, फिर मौखिक पूछेंगे, फिर लिखित पूछेंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर दोबारा करो, उसके बाद नहीं, इसका मतलब मेहनत नहीं की। ठीक है कि नहीं? अब आज कल हम पढ़ा दिए, आज तो हम कल वाला पूछेंगे, क्या पूछेंगे ना? ठीक है कि नहीं? और आशा करूंगा कि आप जवाब दीजिए। ठीक है, वो लास्ट में मूल बिंदु पे आ जाइए। आज हमारी छोटी कक्षा है, बहुत बड़ी कक्षा नहीं है, क्योंकि कल हमने बहुत सारी बातें बता दी थी आपको, हालांकि उतना हमको बताना नहीं चाहिए, बाद में हुआ कि जब मैंने पूछताछ किया तो पच नहीं पाया। ठीक है कि नहीं? शुरुआती दौर में, फिर तो बाद में एक बार जब मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, देखते हो पहले बचपन में थोड़ा थोड़ा खाते थे, गांव घर में देखते हो बाद में एक एक सौ रसगुल्ला खा लेता है। तो स्टोमक का आकार जब बढ़ जाता है तो फिर दूसरी तरह से ब्रेन भी है, पहले थोड़ा एक्सेप्ट करता है, फिर थोड़ा सा ज्यादा करता है। अब फिर पहले कॉलेज में 35 मिनट 40 मिनट का बैठने का आदत, तो देखे अब तुम 1.5 घंटा आराम से बैठ जाते हो। ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा भी होता है कि 2 घंटा, 2.5 घंटा, और कभी कभी 3 घंटा वाली भी लगातार कक्षा मेरी चलती है। ठीक है, एक आध लड़का किया भी होगा कभी कभी। ठीक है कि नहीं? प्रीवियस बैच में तो पहले से नामांकन ले लिया तो उसको भगा नहीं कहते कि किसी बैच में बैठे रहो, थोड़ा सा सुनते रहो, सुनने से ज्ञान का संवर्धन ही होगा। तो 3-3 घंटा तक बैठने की आदत डेवलप हो जाती है कि नहीं हो जाती? कुछ लड़के को छोड़कर जो अग्नि मुतनी कार्यक्रम में विश्वास करता है हर घंटे, ठीक है कि नहीं, HM कार्यक्रम उसको हम कहते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हम लोगों ने संविधान की शुरुआत कर दी थी, और संविधान में हम पढ़ रहे थे संविधान का विकास। ठीक है कि नहीं? संविधान का विकास पढ़ रहे थे। उसके पहले हम लोग क्या पढ़े? बिल्कुल बेसिक चीजें। संविधान क्या है, कैसे बना, किसके लिए बना, क्या उद्देश्य था, किसके द्वारा बनाया गया, ये सारी बातें हमने बताया था। इसके द्वारा बनाया गया, बताए थे। संविधान क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट, वैधानिक दस्तावेज। कैसे बना? लंबी प्रक्रिया के बाद बना संविधान का विकास। ठीक है कि नहीं? कैबिनेट मिशन योजना, इसके तहत संविधान सभा, और संविधान सभा ने संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद बनाया, जिसकी पूरी कक्षा ही है संविधान सभा। रणनीति में लिखाए भी थे कि संविधान सभा पढ़ेंगे। किसके लिए बनाया गया? अरे किसके लिए बनाया? सारी सत्ता हम भारत के लोग में है, तो किसके लिए बनाया जाएगा? हम भारत के लोग के लिए बनाया गया। ठीक है कि नहीं? क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि भारत के नागरिकों को अधिकार भी मिले, उनको मूल कर्तव्य का एहसास भी रहे, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भी प्राप्ति हो। तीनों न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का आशय है कि समाज के लेवल पर कोई भेदभाव नहीं होता है ना। जाति के आधार पे भेदभाव होता है, लिंग के आधार पे भेदभाव होता है। जाग जाओ बाबू, जाग जाओ, तुम्ही को कर रहे हैं, जाग जाओ। ठीक है, वो पढ़ रही थी नीचे। अच्छा, होता है होता है। मानी आंखी बता रही है कि 2 मिनट से सोई हुई थी। ठीक है कि नहीं? हाँ। तो मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात बता दे रहे हैं। सामाजिक न्याय होता है कि समाज के स्तर पे भेदभाव का अंत। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय होता है कि आर्थिक स्तर पे समानता लाना है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, 100 से अधिक कल्याणकारी योजना वंचित वर्ग के लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है? हमारे लिए थोड़ी चल रही है, वो उन वर्गों के लिए चल रही है जो अभी तक विकास की दौर में ऐतिहासिक कारणों से पीछे छूट गए। अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग में जो पिछड़े वर्ग में जिसको एजुकेशन मिल गया वो आगे बढ़ गया। आप में से कई पिछड़े वर्ग के होंगे, लेकिन अब आप पिछड़े नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपको एजुकेशन मिल गया। लेकिन अभी भी पिछड़े वर्ग में जिनको एजुकेशन नहीं मिला वो क्या हो गया? विकास के दौर में वो पीछे छूट गया। जिसको कहेंगे आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय क्या है? सबको, तुम जाओ आंख धो के आओ, तुम उठो, हाँ जाओ, तुम्ही को कह रहे हैं। हाँ क्या नाम है बाबू? खड़ा होइए, क्या नाम है आपका? तो जाइए ना, आंख धो के आइए ना। इतना बार मार रहे हो कि वो भी सामने बैठ के हमको भी आ जाएगा, हमको आ जाएगा तो समझ जाओ। जाओ आंख धो के आओ ना। अब नहीं आएगा? हाँ, एक बार हमसे नजर मिला लो। देखो नजर भी नहीं मिला रहा है, ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था कि एकदम मेरी ओर स्ट्रेट देखो हमने, ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय है कि सबका 18 साल हो गया। जब संविधान लागू हुआ था तो 21 साल 21 ईयर्स मतदान की आयु थी। कितना साल था? 21 साल था, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर उसको अमेंडमेंट में हमने संशोधन कर दिया 61वां संविधान संशोधन से। एक ऐड भी आता है, जिसने दिया हमें मतदान का अधिकार हम उसको वोट करेंगे। देखते होगे टीवी पर एक लड़की है, ठीक है, और वो ये बात कहती है। एड वर्ड भी देखा करो, उससे ही बहुत कुछ आदमी सीखता है। तो 21 से 18, ठीक है, राजीव गांधी के समय में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने 21 से 18 कर दिया। तो 18 क्या, जिस भारत का नागरिक हो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया, पागल दिवालिया न हो, सबको सार्वभौमिक वयस्क मतदान का अधिकार हमने दे दिया। सार्वभौमिक वयस्क मतदान का अधिकार हमने दे दिया। इसको कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, इसको कहते हैं राजनीतिक न्याय। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जो एक ही बार में, एक ही झटके में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार दे दिया हो। इंग्लैंड में लंबा आंदोलन हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ तो मजदूरों को मिला। न्यूजीलैंड में अलग से सबसे पहले महिलाओं को मतदान के अधिकार दिए गए। कहां? तो न्यूजीलैंड में। और हमने, जैसे ही हमारा संविधान बना और हमने एक झटके में सबको मतदान का अधिकार दे दिया। सिर्फ ये 2-3 शर्तें हैं कि भारत के नागरिक हो, उस समय 21 वर्ष की आयु होना चाहिए था, और तीसरा पागल दिवालिया न होना। इसी आधार पे हमने मतदान का अधिकार सबको प्रदान किया। आज की तारीख में वो 21 की जगह क्या हो गया? 18। आशा है समझ गए, उद्देश्य समझ गए। किसके द्वारा बनाया गया? तो अभी बताएं कि संविधान सभा एक इंस्टीट्यूशन, उसके द्वारा बनाया गया, जो बाद में संविधान सभा भंग हो गई। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे पहले, राजेंद्र प्रसाद, बिहार के ही, हीरादेई सिवान के रहने वाले। उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जिसकी संपूर्ण व्याख्या क्लास में आगे चलती रहे। इसी क्रम में हमने आपको संविधान बताया, राज्य बताया, क्योंकि राज्य इसीलिए बताया कि संविधान जो है वो राज्य व्यवस्था को चलाने का लीगल डॉक्यूमेंट, वैधानिक दस्तावेज है, इसलिए राज्य को जानो। राज्य के 4 आवश्यक तत्व को बताया। आपके स्तर में यही बहुत है कि 4 आवश्यक तत्व कौन है? तो भूमि है, सरकार है, जनसंख्या है और संप्रभुता है। संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? जॉन बॉडीन ने। सारी बात हमने प्रीवियस कक्षा में आपके समक्ष किया है, पहला दिन की कक्षा में। आज तो मेरा तीसरा दिन की कक्षा है, ठीक है कि नहीं। अपने कक्षा के दृष्टि से ऐसे टोटल चौथी दिन की आपकी कक्षा है आज। तो ये सारी बातें, ये राज्य के विषय में मैंने आपको बताया कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से, और छोटी छोटी बातें बताई। फिर हम रणनीति बताए, और पहला चैप्टर हमने कहा कि संविधान का विकास आपका सबसे इंपॉर्टेंट में पहला चैप्टर है, संविधान का विकास और संविधान सभा, ठीक है कि नहीं। संविधान का विकास हम कहें कि 2 भागों में बांट के पढ़िए। एक भाग है 1600 ईस्वी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, तो 1600 ईस्वी से 1857 तक आपने पढ़ा, जिसमें 1600 के तहत जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर था वो पढ़ा। 15 वर्षों के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दिया गया
उसको पढ़ा, ठीक है कि नहीं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उस समय भारत में किस मुगल बादशाह का सरकार थी? अकबर का था, ठीक है कि नहीं। फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा वो सब बताया। फिर इसी क्रम में हमने सबसे पहला महत्वपूर्ण एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की आपको जानकारी दी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बातें की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपके समक्ष यह कहा कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, जो 1774 से 1774 से काम करना शुरू किया। फिर मेरे द्वारा इस बात की जानकारी दी गई, दूसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर फोकस किया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण करेगा जीजी और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर और कार्यों को आगे बढ़ाएगा। फिर आया 1793 का पहला चार्टर एक्ट, व्यापारिक चार्टर एक्ट था, जिसमें कंपनी के व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया। फिर आया 1813, जिसमें उसको हमने क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन को छोड़कर। शिक्षा पे 1 लाख खर्च, ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्म प्रचार किए जाएंगे। फिर आता 1833, केंद्रीकरण की नीति और कंपनी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए। कंपनी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए, केंद्रीकरण की नीति। और भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल जीजी कहलाएंगे। फर्स्ट जीजी कौन थे? फर्स्ट जीजी थे भारत के बेंटिंग। भारत के फर्स्ट जीजी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो रेडिकलिस्ट थे। रेडिकलिस्ट का अर्थ होता है परिवर्तनकारी, सुधारवादी, विशेषकर सोशल बिंदु पर। इसीलिए उन्हीं के समय में ये बताया था मैंने 3 प्रथा। एक सती प्रथा जो उनके समय में लाया गया, तो सती प्रथा के अंत में बेंटिंग की बड़ी भूमिका थी। रेगुलेशन 17, आगे पढ़िएगा हिस्ट्री वगैरह में भी, बीच में बोल दे तो ऐसा नहीं कि ये तो लिखे ही नहीं थे, वो सब अपनी अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन सुनिए पहले, रेगुलेशन 17 कुछ तो ध्यान रहेगा ही ना। इसके बाद आपका पढ़ाए बताए थे 3 प्रथा में ठगी प्रथा, स्लीमन के द्वारा अंत किया गया। और एक दास प्रथा थी, जिसका आया प्रस्ताव 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन समाप्त करने में एलन बरो की भूमिका थी। ये सारी बात हमने बताई। जिसका छूट गया वो अपना वीडियो देख लेगा, उससे अपना नोट, उसको तो 2 घंटा एक्स्ट्रा देना होगा ना। छूट गया तो मान लिया 5 घंटा छूट गया, तो 5 घंटा तो एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरह से आपने उन चीजों को पढ़ा। फिर मेरे द्वारा इस बात की जानकारी दी गई 1853 और ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई सिविल सेवा में। नहीं, प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले चीन में शुरू हुए। फिर इसी क्रम में हमने कहा 1857 में क्योंकि विद्रोह हो गया तो कंपनी के शासन का ही अंत कर दिया। और इसी क्रम में 1858 का एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कंपनी के शासन का अंत, और सारी शक्ति चली गई ब्रिटिश संसद में, और वहीं से अब शासन करने लगा। एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम था, वेरी गुड, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। भारत एक राज्य है, बिहार एक राज्य नहीं है, बिहार एक प्रांत है। क्योंकि जो तत्व राज्य के लिए होनी चाहिए वो बिहार के साथ नहीं है, वो है संप्रभुता, ठीक है कि नहीं। तो यदि पॉलिटिकल साइंस के कक्षा में हम बात करेंगे तो बिहार एक प्रांत है। अब बाहर हम कहेंगे बिहार एक राज्य है। बोलचाल में क्या कहते हैं कि बिहार एक, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की भाषा में भारत एक राज्य है। यदि आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन से राज्य है, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, भारत, ठीक है, इनमें से एक से अधिक, तो सिर्फ भारत है। ये नहीं कि इनमें से एक से अधिक, इनमें बिहार भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। आसान है, समझ गए, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन कितना आसान है, कॉन्सेप्ट कितना आसान है, लेकिन बनाते समय वो बोलचाल नहीं लाना है। ये पॉलिटी है, पॉलिटी के एंगल में क्या पढ़ना है कि बिहार एक राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है। तो उसमें राज्य के उदाहरण में कौन आ जाएगा? भारत आ जाएगा। ध्यान रखिए, मूल में आइए। फिर मेरे द्वारा बताया गया गवर्नर जनरल के शासन का अंत कर
वायसराय का शासन शुरू हुआ। केनिंग पहले वायसराय बने, केनिंग पहले वायसराय बने। फिर मेरे द्वारा बताया गया कि इसी क्रम में महारानी की घोषणा, आप ध्यान रखिए, महारानी की घोषणा कहां हुई? इलाहाबाद में। कब हुई? 1 नवंबर 1858। किसके द्वारा हुई? लॉर्ड केनिंग के द्वारा हुई। फिर मेरे द्वारा बताया गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें मैंने क्या कहा? इंडियन काउंसिल एक्ट में कहा कि संविभागीय प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम या पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब बताए थे कि ये शिक्षा मंत्री, ये मानव संसाधन मंत्री, ये महिला विकास, नहीं महिला तो है नहीं तो महिला विकास कैसे, महिला विकास मंत्री वगैरह वगैरह मैंने बताया। ये जो बंटवारा है इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1861 से। फिर मेरे द्वारा बताया गया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें मैंने कहा कि बजट पे बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण नहीं था, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। इन सब बातों की जानकारी आपको मैंने प्रीवियस दिन की कक्षा में, कल की कक्षा में दिया था। आज की कक्षा रिकैप समाप्त हुआ। आज की कक्षा मैं इससे आगे लेकर बढ़ रहा हूं। स्टार्ट करता हूं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। जिसका छूट गया वो 3-4 पन्ना अपना छोड़ करके बनाएगा, जिसका नहीं छूटा वो कल की बातों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आप समझ गए कि क्या क्या हुआ है? आप कुछ नहीं समझे? वेरी गुड, महान है तब तो। देखिए, ये अभी तक कुछ नहीं समझा, सुने ना? हाँ, अब जाके वीडियो एक बार देखिएगा। अब उतनी 2 घंटा 1.5 घंटा की कक्षा को 1.5 मिनट में कैसे समझिएगा? थोड़ा सा तो वक्त लगेगा, ठीक है कि नहीं? अब आपके लिए तो मैं दोबारा फिर पढ़ा नहीं सकता हूं। बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए नेक्स्ट। 1909 का हम लोग संविधान का, आप इतना ही समझिए, आप इतना ही समझिए कि हम संविधान के विकास को पढ़ रहे हैं। एक भाग छूट गया है और दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं, और दूसरे भाग में हम भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार इसको कहते हैं, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। बस, तो आपका है संविधान के विकास में 1909 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। ये जो मार्ले मिंटो सुधार है उसमें एक ही बात याद रखना है, और ये सबसे पहले तो यह याद रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया। ये तो आसान है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? इसमें मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे। मिंटो कौन थे? वायसराय थे। तो मिंटो मिंटो भारत के वायसराय थे, और मार्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भारत सचिव पद का सृजन हुआ था ना, किस एक्ट में हुआ था? 1858 के एक्ट में हुआ था। कौन थे पहले? चार्ल्स वुड थे। वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? और वुड को हम लोग वुड डिस्पैच के रूप में ज्यादा याद रखते हैं। और वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? आधुनिक शिक्षा के मैग्ना कार्टा से। वेरी गुड, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि ये इसमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार आया कब? 1900। ये थे क्या वो भी बता दिए कि मार्ले थे भारत सचिव, मिंटो थे भारत के वायसराय। ये खत्म हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स क्या है जो पूछता है आपकी परीक्षा में? वह है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। कहा भी जाता है कि पाकिस्तान का जो बीजारोपण है वो यहीं से शुरू होता है। कहां से? मार्ले मिंटो सुधार से। ठीक है कि नहीं? तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, सेपरेट इलेक्ट्रोड। आप कहिए कि सर ये क्या होता है? बिल्कुल, ये होता है, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये एक निर्वाचन क्षेत्र है। ये क्या है?
मैं कहूंगा कि महिला को हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे, इसमें हम महिला को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि महिला खड़ी होगी, अब महिला ही वोट करेगी, महिला खड़ी होगी, महिला ही वोट करेगी। और मैं कहूंगा कि महिला को हम आरक्षण देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। तो महिला खड़ी होगी लेकिन वोट क्या है, सब देगा। तो आरक्षण अच्छा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अच्छा, कौन अच्छा? आरक्षण अच्छा। ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र से अलगाववाद पनपता है। ये कल होके कहेगी हमको महिलिस्तान चाहिए, सिर्फ महिलाओं का हमको एक देश चाहिए, महिलिस्तान। ठीक है कि नहीं? यही बात पुरुषों के लिए हो जाए तो पुरुषस्तान, महिला नहीं रहेगी। ठीक है कि नहीं? हालांकि रहना दोनों को चाहिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए दोनों का रहना तो अस्तित्व आवश्यक है। मूल बिंदु पे आ जाइए फिलहाल, तो समझ में आ गई कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि जिसके लिए किया गया वही खड़ा होगा, वही वोटिंग करेगा। अन्य जितने भी मतदाता हैं क्या करेंगे, बैठ के झाल बजाएंगे। आज भी होता है, आरक्षण देते हैं, आज भी लोकसभा में आरक्षण है, विधानसभा में आरक्षण है, पंचायती राज में आरक्षण है। आप जिस पंचायत के होंगे वहां पर महिला का आरक्षण होगा, लेकिन वोट तो सब देते हैं ना, चुनते हैं हम लोग भले ही महिला को, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है, आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। तुम बहुत सो रहा है, तुम दोनों दोस्त है क्या? तुम दोनों दोस्त हो क्या? एकदम सेम स्टाइल में सोता है, अब फिर खोल देता है। ठीक है कि नहीं? तुम आगे आओ, आओ आगे। इसीलिए ना अल्टरनेट किए हुए कि आदत सुधार लो, जो पुराना आदत सब होगा। ठीक से उधर कैमरा रहता है, जब उठना तो इन सब बातों का ध्यान देना, समझे? अब ठीक हो? कितने बजे उठते थे पहले? 7 बजे उठते थे, अब तो 5 बजे का। तो थोड़ा सा डेवलप करो आदत को, 2-4 दिन और। ठीक है? हाँ, तो मैं बड़ा अच्छे जगह पे था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। क्या दिया गया? सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया, अलग से उसको निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इसका आशय समझ में आ गया कि मुसलमान ही खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट करेंगे। लिखो, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है कि नहीं? लिखने की आवश्यकता नहीं है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का क्या आशय होता है, लेकिन मैंने बताया लिखना है तो लिख लो कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र में, नोट में लिख दो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में, नोट में लिख दीजिए, नोट में, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में जिसे यह सुविधा प्रदान की जाती है उसी वर्ग के जिसे यह सुविधा प्रदान की जाती है, जिसे यह सुविधा प्रदान की जाती है उसी वर्ग को निर्वाचन में, उसी वर्ग को निर्वाचन में खड़ा होने और खड़ा होने और वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाता है। वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाता है। वोट देने का अधिकार प्रदान
किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेंगे भी हम कि बताओ कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमने किस एक्ट के माध्यम से दिया। ठीक है कि नहीं, किस एक्ट के माध्यम से? 1909 मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। देखो, शासन में जब सुधार किया गया तो उसको कहेंगे भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। काउंसिल वगैरह में जो किया गया तो उसमें उसमें कहेंगे काउंसिल एक्ट। इंडिया का है तो इंडियन काउंसिल एक्ट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आता है इससे भी बढ़कर, और वह है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। लिखो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम जिसे मॉन्टेस्क्यू, जिसे मॉन्टेस्क्यू 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसे हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के रूप में भी जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी किसको जानते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1900। ठीक है, इसमें मॉन्टेस्क्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब भारत सचिव। और ये कौन थे? ये वायसराय थे। ये कौन थे? वायसराय थे। ये कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव थे। ये कौन थे? वायसराय। कभी कभी ये भी पूछ देता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेस्क्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इसलिए इस अधिनियम को हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके तहत क्या क्या हुआ? जैसे 1909 के एक्ट के तहत क्या हुआ कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है कि नहीं? और उससे भी हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो बताई जाएगी कि उससे भी दर्दनाक स्थिति, त्रासदीपूर्ण स्थिति यह हुई कि हमने उसे लखनऊ समझौता में स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार कर लिया हो। भारत के विभाजन में ये नहीं कहेंगे कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन जब आप देश का नेतृत्व जो करेगा, स्वाभाविक है कि सफलता का क्रेडिट उन्हें मिलेंगे, तो विफलता का दायित्व भी किसको दिया जाएगा? स्वाभाविक है कि जो नेतृत्व करेगा। यदि वर्तमान सरकार ने बहुत सारे बिंदु पे देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान किया है और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका रही है, विगत 10 सालों में 25 करोड़ लोग बीपीएल से बाहर निकले हैं। यदि यह उपलब्धि सरकार को दी जाएगी, आर्टिकल 370 को समाप्त करने में जो काफी कठिन प्रक्रिया थी उसे समाप्त किया गया, यह क्रेडिट यदि सरकार लेगा तो यह भी क्रेडिट लेना होगा कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। कारण जो भी रहा हो उससे लेना देना नहीं, बढ़ी है, गवर्नेंस आप कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इन सब बिंदुओं पे एक ठोस नीति, प्रोग्राम, प्लानिंग को एक्सिक्यूट, स्ट्रेटजी को एक्सिक्यूट कीजिए, मूल में आ जाइए। तो 1919 के एक्ट में क्या हुआ? 1919 के एक्ट में हुआ कि डायरची सिस्टम शुरू किया गया। कहां? प्रांत में।
डायरेक्टरी सिस्टम का मतलब होता है कि विषय को, जो विभिन्न विषय थे शासन करने के, उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग वायसराय देखेंगे, एक भाग जो चुनाव के बाद जो काउंसिल बनेगी वो देखेगा। तो लिखिएगा, पहली बार पहली बार पहली बार द्वैत शासन, द्वैत हिंदी में द्वैत, अंग्रेजी में डायarchy, डायarchy, DYARCHY, हिंदी में द्वैत। डायarchy लिखे और हिंदी में क्या लिखिएगा, द्वैत। द्वैत शासन की प्रांतों में, द्वैत शासन की प्रांतों में शुरुआत की गई, प्रांतों में शुरुआत की गई। ठीक है। और ये डायरेक्ट की अवधारणा किसने दिया था इंडिया में, कर्टियस ने। तो नोट में लिख दो, डायरार्की की अवधारणा या द्वैत शासन की अवधारणा, द्वैत शासन की अवधारणा कर्टियस ने दिया था। कर्टियस, कर्टियस ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में कर्टियस। ठीक है, कार्टियस। ओके, इसमें लिखना है लिख सकते हो, कंटेंट मतलब रखता है, हिंदी में लिखो कि अंग्रेजी में लिखो, बात समझ में। हाँ, जैसे अब द्वैत शासन का एक एग्जाम्पल यहां भी देते हैं। तुम्हारे घर में किसका शासन रहता है, पिताजी का भी है और माता जी का भी है। तो विषय दो भाग में बटा हुआ है ना घर में भी, कि घर का आंतरिक मामले वाले में किसका शासन चलेगा, माता जी का। क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बच्चा कितना देर पढ़ेगा, कितना देर सोएगा। अब बाहर कानून व्यवस्था कौन देखेंगे, पापा जी देखेंगे। आशा है समझ गए। हर जगह ये सिस्टम आपका रहता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ भी सिस्टम है डायरेक्टरी, इसके अंदर मेरा है, ठीक है, उसके बाहर उधर का है। आशा है समझ गए होगे। तो डायरेक्टरी सिस्टम मतलब शासन का दोहरी स्वरूप। तो प्रांत में दोहरी स्वरूप, कुछ गवर्नर को दिया गया, कुछ काउंसिल को दिया गया, तो विषय को बांट दिया गया। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोहरी शासन, या शुद्ध हिंदी में लिखे तो द्वैत शासन, अंग्रेजी में लिखे तो डायरेक्टरी सिस्टम। दिया था किसने इस अवधारणा को, कर्टियस ने। किसने दिया था, 1919 के एक्ट में एक और बातें हुई। पहली बार लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना हुआ। तो लिखेंगे लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, लोक सेवा आयोग की स्थापना। पब्लिक सर्विस कमीशन, आज भी कमीशन के माध्यम से कहीं जाइएगा, एक छोटा सा अभी कमीशन जो है बीपीएससी टीचर का बहाली करता है, ठीक है कि नहीं, लाखों की संख्या में किया है। वो जो जाते हैं स्कूल तो टाइट होके जाते हैं, क्यों, हम कमीशन से आए हैं। अब पहले क्या था, बीएड किया डीएलएड किया ऐसे ही गया, नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब आपका कमीशन लेता है, जबकि वो नकली कमीशन है। कमीशन के माध्यम से जो रोजगार मिलता है वो ऑफिसर ग्रेड का मिलता है, ठीक है कि नहीं, गजेटेड ऑफिसर उसको, राजपत्रित अधिकारी। जब तुमको कोई साइन वाइन कराना होता है अटेस्टेड, तो उस पर ये नहीं कि मास्टर साहब से साइन करा लीजिएगा, उस पर साइन कौन करेंगे, उस पर साइन कोई ऑफिसर ही करेगा, कम से कम जो क्लास 2, ठीक है कि नहीं, कम से कम क्लास 2 है, और जिसका वेतनमान पे स्केल 9 हो, ठीक है। आप लोग, आप पूछे सर हम लोग का वेतन, अभी पढ़ो वेतनमान सोच रहा है बुढ़बा, ठीक है कि नहीं। हाँ, कितना मिलेगा सर, लास्ट होते होते कितना मिल जाएगा, जब रिटायर करोगे तो 5 लाख मिलेगा। और कुछ
ऐसे अभी यदि कोई नौकरी मिलेगी तो 50,000 के आसपास मिले, ठीक है, इसलिए जम के पढ़ो। अभी नहीं करा सर, हमारा एक दोस्त को 54,000 मिलता है, तो ये कोई विवाद के प्रश्न नहीं। 54,000 इसलिए मिलता होगा कि वो बॉम्बे में रहता होगा, सचिवालय सहायक में, केंद्रीय सचिवालय सहायक में बॉम्बे में रहिएगा तो 4,000, दिल्ली में रहेगा तो 5,000 ज्यादा मिलेगा, आप पटना में रहिएगा तो 5,000 कम मिलेगा। क्यों? हाउस रेंट का अंतर हो जाएगा। कोई ए ग्रेड की सिटी होती है तो हाउस रेंट अधिक होता है, कोई बी ग्रेड की सिटी होती है, कोई सी ग्रेड की सिटी होती है। आशा है समझ गए होगे। मूल बिंदु पे आ जाओ। हाँ, इतना है कि देखो, संघर्ष और कठिनाई और तनाव जीवन में कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन ये जो तुम्हारा तनाव है, जिसको तुम लोग कहते हो कि सर ये भी कोई जिंदगी है, इसमें जहां कहीं तुम्हारी कोई सामाजिक पहचान नहीं हो, कोई प्रतिष्ठा नहीं हो, घर में गए जो जो चाहा दुला दिया, ठीक है कि नहीं, मतलब अब वही अभी आईएएस बन जाओगे, वही कोई ऑफिसर ग्रेड में चले जाओगे तो घर में भी लोग थोड़ा सा तहजीब से कि अनुपम जी थोड़ा सा एक गिलास पानी देना, बाप है तो बाप तो कहेगा ही बेटा को, आईएएस बन जाओ कि गवर्नर बन जाओ, लेकिन वो भी थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा हिचकेंगे कि बेटा आईएएस है, बेटा गवर्नर है, कैसे कहे, नहीं कहे नहीं, लेकिन बाप तो बाप है, ठीक है। हमारे टाइप का बाप होगा तो कहेंगे कि अनुपम जी थोड़ा सा एक गिलास पानी पिलाइए, हम जानते हैं आप आईएएस हो गए हैं, लेकिन जाइए पानी पिलाइए, जो बचपन से आप पिला रहे हैं, ठीक है कि नहीं। आशा है समझ गए, लिखो आगे पिला। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, थे लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना कब हुआ, और फिर एक हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया, ठीक है कि नहीं। हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया, सृजन मतलब विकास किया गया, ओरिजिनेशन, ठीक है कि नहीं। तो हाई कमिश्नर कहाँ? लंदन में बैठते थे, तो लिखिएगा लंदन में हाई कमिश्नर पद का विकास किया गया, हाई कमिश्नर पद का विकास किया गया। हाई कमिश्नर पद का विकास किया गया, ठीक है। इसके बाद भविष्य में पढ़िएगा, अभी नहीं, सुन लीजिए। पहले भारत सचिव का जो खर्चा था वो इंडियन रेवेन्यू से दिए जाते थे, लेकिन इस एक्ट में उस चीज को बदल दिया गया। इस एक्ट में अब भारत सचिव का खर्चा ब्रिटिश रेवेन्यू से दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन गतिशील होने लगा, गति पकड़ने लगा, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्या होने लगे, बदलने लगे। क्योंकि इसी इंडियन रेवेन्यू के माध्यम से नेरोजी ने एक अवधारणा दी थी जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। नेरोजी का नाम सुना होगा, यदि कोई आईए बीए हिस्ट्री पढ़े होंगे, अब मैट्रिक वगैरह में भी है। दादा भाई नेरोजी, उन्होंने एक अवधारणा दी थी, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं। उन्होंने एक अवधारणा दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निकासी का सिद्धांत, और ये कहा था कि भारतीय गरीबी का मूल कारण ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ही है। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जो हिस्ट्री में लिखवाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़िएगा, और उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी किताब थी? वो दादा भाई नेरोजी की किताब थी। पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री ही है, ठीक है। अभी ऊपर में मेडाइवल समाप्त हो रहा है, मॉडर्न शुरू हो रहा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन आपका टाइम जो वो क्लास कर रहा था बेचारा, उसको तो दिक्कत हो गई, थोड़ी दिक्कत क्या हो गई, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे बैच में भी तो 2 महीना 4 महीना के बाद शुरू होगा, ठीक है कि नहीं। कुछ लड़का कह भी रहा था कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि वो टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ये कक्षा जब समाप्त हो जाए तब हो जाए, कैसे होगा, ठीक है कि नहीं। तो कोई ना कोई कक्षा तो तुम्हारी छूटेगी ही, तो इसलिए संभव नहीं है कि तुम दोनों को लेकर चलो, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाओ, और ऐसे भी जो सब्जेक्ट ऊपर में हो रहा है वो सब्जेक्ट तो तुम्हारे लिए भी होगा। एक ही महीना में अभी 4 दिन हुआ है, 4 दिन में कितना सब्जेक्ट शुरू करोगे? अभी समझो, विषय वस्तु को समझो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, आगे बढ़िए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा दी थी। ये भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, जिसको अनिष्ट का अनिष्ट कहा गया, ठीक है।
अनिष्ट का अनिष्ट क्यों? क्योंकि भारत के पिछड़ापन, गरीबी, दरिद्रता के लिए जिम्मेवार क्या था? ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था। ठीक है। और एक किताब लिखी थी उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मतलब गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। उन्होंने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से जवाब नहीं दिखाया गैर ब्रिटिश शासन। ये नीतियों के कारण भारत में क्या है? गरीबी, दरिद्रता या पिछड़ापन है। आगे चल के पढ़िएगा इन चीजों को। फिलहाल तो यही आपको याद रखना है कि इंडियन रेवेन्यू की जगह, वो भी लिखवाएंगे नहीं, बता दिए, इंडियन रेवेन्यू की जगह ब्रिटिश रेवेन्यू से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पैसा दिया जाएगा। और चौथा मूल बिंदु क्या था? चौथा मूल बिंदु था कि मुसलमानों को बता रहे हैं, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। अब इसमें कौन सा शब्द नहीं समझे, मैं जान गया नहीं, वो है एंग्लो इंडियन। नहीं समझे? नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका बाप अंग्रेज, अब मतारी, ठीक है, मतलब पिताजी अंग्रेज हूं और माँ भारतीय हूं, शादी होती थी ना जी, उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाता था? उससे उत्पन्न संतान एंग्लो इंडियन कहलाता था। जब अंग्रेज सब बहुत दिन से रह गया तो कहीं से विवाह भी कर लेता था। यहाँ एक झारखंड में है मैकडोनल्डगंज, वहां अभी भी आपको 1000-2000 परिवार एंग्लो इंडियन मिल जाए। झारखंड में नाम सुना होगा कभी, पिक्चर उक्चर में भी उसको चित्रांकित किया गया, तो ध्यान रखिए। ये सब यही सब आउटलुक है कि कितना आप चीजों को पहले से देखते, नहीं देखे हैं तब देखना शुरू कर दीजिए, हर चीजें देखिए, हर चीजें समझिए। तो वो है क्या? एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो पिता, अंग्रेज पिता और इंडियन माता, उससे उत्पन्न जो संतान है उसको हम कहेंगे एंग्लो इंडियन। आप फिर पूछिए कि सर भारतीय ईसाई क्या हुआ? अरे भारतीय ईसाई तो कन्वर्टेड हुआ, या ऐसा भारतीय जिसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इसमें एंग्लो इंडियन में कोई जरूरी नहीं है कि जो इंडियन माता है वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर ली, वो उस पर डिपेंड करता है, उन पर। जैसे दो धर्म शादी करता है तो दोनों अपने अपने सहस्तित्व में रहता है, और कुछ जगह क्या होता है कि धर्म का धर्मांतरण भी होती है। ठीक है कि नहीं? तो दोनों चीज होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि ये तीनों का विस्तार किस एक्ट में किया गया? तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से 1919 के एक्ट में किसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिए गए? ए भारतीय ईसाई, बी इंडियन भारतीय किस एंग्लो इंडियन, सी सिख, डी महिला को नहीं दिए, या मुसलमान को नहीं दिए। बड़ी परीक्षा में ऑफिसर ग्रेड में क्या होता है? ये 4 दे देता, 1 2 3 4, ए 1 2 सही है, बी 1 2 3 सही है, सी 2 3 4 सही है, डी 1 2 3 4 सही है। तो बड़े परीक्षा में ऑफिसर ग्रेड में विकल्प कठिन होता है, और छोटी परीक्षा में आप एलिमिनेशन प्रोसेस में भी एक बार चीजों को यदि समझ जाएंगे तो बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो समझ में आ गया? तो वहां पर बड़े परीक्षा के लिए क्या है? 1 2 3, मतलब एक में कौन है? क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और सिख। तो सुन लिए 1 2 3 पे आंसर बात होती। ठीक है कि नहीं? कल भी यूट्यूब लाइव में मैंने आपको 60 क्वेश्चन दिया था, तो सुमेलित करना है। उन चीजों को देखो, ये नहीं कि सर अभी हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे चीजों को सुनो, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन का पैटर्न को समझो। कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं, सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं, सिंगल लाइन ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, इस तरह के भी प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 करके भी दे देगा, इस तरह के भी प्रश्न होते हैं। असत्य पर विचार करने वाले प्रश्न होते हैं, सत्य पर विचार करने वाले प्रश्न होते हैं। प्रश्न के बहुत सारे स्वरूप होते हैं समान अध्ययन में, ठीक है कि नहीं?
मैथमेटिक्स तो है नहीं, रीजनिंग तो है नहीं कि सवाल दिया आंसर निकालो, ये प्रोसेसिंग निकालो या विदाउट प्रोसेसिंग निकालो। अभी भी लाभ हानि के सवाल, प्रतिशत के सवाल, साधारण ब्याज के सवाल हम लोग मुंह जबानी ही बनाते हैं। अभी भी इतनी आयु हो गई फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि पहला कोशिश यही होता है कि मुंह जबानी बना ले। जिस दिन तुम मुंह जबानी बनाना सीख लोगे ना, वो समझो कि उस दिन तुम्हारा परफेक्शन में आ गए। अभी क्या करते होगे, कोई सवाल दिए जाते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग अपनाते होगे, ठीक है कि नहीं। जो जितना तेजी से प्रोसेसिंग को अपना लेगा उसका टाइम मैनेजमेंट उतना परफेक्ट होगा, ठीक है कि नहीं, सब बताए हैं। इसलिए थोड़ा सा तेजी से बनाने का प्रयास करो और कोशिश करो कि रोज हम 25 सवाल बनाए घर पे जाए। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, सर कह रहे थे कि सर कोई सवाल यदि कोई टाइप का सवाल हम नहीं बताते हैं तो हमको बड़ा बेचैनी होता है, तो हमको 5-10 मिनट यदि एक्स्ट्रा मिलेगा तो। अरे हमका हद रोका किसने है आपको, यहाँ किसी टीचर को रोका नहीं जाता है। आपको 10 बजे तक पढ़ाने का मन है, 10:15 तक पढ़ाने का मन है, 11 बजे तक पढ़ाने का मन है, पढ़ाइए। लेकिन साथ में यह भी देख लीजिए कि बच्चा अब 2 घंटा से बैठा है, तब एक लॉजिकल एंड तो होना चाहिए। नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मैंने बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार, बात समझे, बच्चों का मनोविज्ञान अभी क्या है, अभी बच्चों का मनोविज्ञान हम रखे हैं 1.25 से 1.5 घंटा वाला, कि उस मॉडल में अभी फिट रहे। फिर 1.5 से 1.25-2 घंटा वाला करेंगे, वो तो 25 साल का अनुभव है, ठीक है कि नहीं। तो हम बच्चों का मनोविज्ञान फिर 1.25 से 2 घंटा वाला रखेंगे। धीरे धीरे ना, एक ही दिन कहेंगे कि सुनो 3 घंटा लगातार बैठो अभी, तो क्या होगा, भ्रष्ट कर जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। थोड़ा उसको 5-10 मिनट, क्यों कहते हैं 5-10 मिनट घूमो, थोड़ा सा टहलो, हवा हुआ खाओ, ठीक है कि नहीं। पेड़ पौधा को देखो, यदि सेवा करने का मन है पेड़ पौधा को तो उसमें पानी भी डाल दो, सारा उपाय है। वो भी एक इंटरटेनमेंट का क्या है, पौधे की सेवा करोगे, गाय की सेवा करोगे, उससे भी बहुत सारा सेटिस्फैक्शन मिलता है। बड़े बड़े लोग पौधे की सेवा करते हैं, उसके साथ बात करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, ठीक है कि नहीं। मैं जब जाता हूं तब देखता हूं पौधे को, और जब आता हूं तो पौधे को देखता हूं, तो कुछ पौधा खिला हुआ होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आशा है समझ गए होगे। तुम बड़ा उदास रहते हो, क्या बात है, जवानी की बीमारी है क्या। चलो आगे लिखो, तुम सबसे ऊपर रहो, ठीक है। हाँ, जवानी की बीमारी से ऊपर हो जाओ, आगे लिखो। नेक्स्ट, पूछ लिया, कह दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबको मेरी बात पे बहुत हंसी आती है। कहाँ थे हम लोग, कि एंग्लो इंडियन में थे, तो क्लियर हो गया ना कि एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन और सिख को हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए। एक और लिख दो, काम देगा भविष्य में। तुम लोगों ने एक पद का नाम सुना होगा, अभी नहीं कह देना कि नहीं सुने, और मुठ की तरह मत बोलो, नहीं भी सुने तो कहो जी सर, जी सर, जी। तब थोड़ा सा मेरा उत्साहवर्धन होगा कि नहीं, लड़का सब ठीक है इस बार, ठीक है। क्या सुने हो, हाँ वेरी गुड। इसका पूरा नाम कौन बोल सकता है, वेरी गुड, देखो ये सुनी है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उसको हिंदी में कहा। इस पद का सृजन, ये फाइनेंशियल गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है, फाइनेंशियल गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उस दिन भी बता रहे थे कि 148 से 151 अनुच्छेद के बीच इसकी परिचर्चा है। भारतीय संविधान में 148 टू 151 के बीच इसकी परिचर्चा है। जिस दिन मैं संविधान की रणनीति पढ़ा रहा था उस दिन भी बहुत सारे तथ्य को बताया। ये आर्टिकल 1 से 4 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। 5 से 11 में, वेरी गुड। 12 से 35 में, 36 से 51 में, एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, वेरी गुड। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि उस दिन भी बहुत सारी चीजों को आपको मैंने क्या किया, जबकि उस दिन पढ़ाया नहीं, लेकिन इन सब चीजों की जानकारी दी है कि अभी से थोड़ा थोड़ा देख करके बड़े आराम से 15-20 दिनों के बाद आप बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, और आपको लगेगा कि नहीं अब संविधान का मेरा बेस क्या हो गया, तैयार हो गया, अपने परीक्षा के लिए संपूर्ण भविष्य के दृष्टि से भी हम ठीक ठाक हो गए। मूल बिंदु पे आ जाइए, सीएजी। तो ये सीएजी का पद जो है वो इसी एक्ट में सृजित हुआ, तो लिख देंगे सीएजी के पद का सृजन हुआ, सीएजी के पद का सृजन किया गया।
सीएजी के पद का सृजन किया गया। चलिए, सीएजी के पद का सृजन किया गया, तो यह था 1919 के एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसको सम अप कीजिए, एक बार इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। पहला, अब आप बोलिए, पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, लंदन में उच्चायुक्त की स्थापना। पांचवा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था, तो फर्स्ट है डायरकी, सेकंड है वही सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन। थर्ड है लंदन उच्चायुक्त। फोर्थ है लोक सेवा आयोग। फिफ्थ है सीएजी। आसानी से याद होगा। फर्स्ट बोलिए, वैसे नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सीएजी। तुम इतना ही बोल दो ना, सीएजी, लंदन हम समझ जाएंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख हम समझ जाएंगे, डायरकी, हाँ डायरकी में यह याद रखना है कि प्रांत में कि केंद्र में। हाँ, तो ये तुमको ध्यान में करके रखना है। आगे चलो, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 1935 का एक्ट। तो लिखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1935 भारत सरकार अधिनियम। उन्नीस सौ 35 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत, चलिए 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट। यह एक्ट सबसे बड़ा था। आपकी जानकारी में दे दे कि 1919 से लेकर 1935 तक का थोड़ा ऐतिहासिक क्रम भरवली आपको जानना चाहिए कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। 1919 के एक्ट की समीक्षा, उसमें एक्ट में ही यह था कि 10 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी कि भारतीयों को इससे कितना लाभ पहुंचा। हालांकि इसी कड़ी में एक मूडीमन कमेटी बनी 1923 में, लेकिन मूडीमन कमेटी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि 3-4 साल में कितना प्रगति हो पाता। कालांतर में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। नाम सुना होगा साइमन कमीशन का। एक ऐसा कमीशन जिसको व्हाइटमैन कमीशन कहते हैं, एक ऐसा कमीशन जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं, भारतीय सांविधिक आयोग कहते हैं। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ऐसे शब्दों से परिचित हो। एक ऐसा कमीशन जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे, 7 सदस्य थे लेकिन एक भी भारतीय नहीं, और फैसला किसके लिए करना था, भारतीयों के भविष्य का, लेकिन एक भी भारतीय नहीं। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया भारत में। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। और इसी विरोध के आलोक में एक प्रतिष्ठित नेता लाला लाजपत राय की कांग्रेस की गोली की पिटाई से, लाठी की पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई, भगत सिंह के द्वारा उनकी भी हत्या कर दी गई। मूल बिंदु पे आ जाइए। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, विरोध के बावजूद अपना 1928 में भारत आया, 1927 में घोषणा हुआ और अपने समय से पहले ही आ गया था। आने का कारण यह था क्योंकि आना था 1929 में, 1919 में आया था एक्ट, 10 साल के बाद आना था, लेकिन वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रही थी। और सत्ता परिवर्तन ब्रिटेन में जो हो रहा था, तो लेबर पार्टी के आने की संभावना थी। ब्रिटेन में 2 पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ध्यान रखिए, बड़े देशों में पार्टी भी आपके लिए जीके होता है, ठीक है कि नहीं। कहीं पर एनवायरमेंटलिस्ट पार्टी है, जैसे ग्रीन पीस पार्टी है जर्मनी में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। लिक्विड पार्टी है इजराइल में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं कहीं आपके लिए पार्टी भी याद रखना पड़ता है कि कौन सी पार्टी कहाँ है।
कहाँ दो दलीय व्यवस्था है, कहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है कि नहीं, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में दो दलीय व्यवस्था है। बांग्लादेश में कैसी व्यवस्था है? दो दलीय व्यवस्था है। हालांकि लोकतंत्र के लिए बहुदलीय व्यवस्था ज्यादा उपयोग। जब भी लोकतंत्र है तो विभिन्न विचारधारा, विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप अपने अपने दल के साथ बंधे होते हैं। मूल बिंदु पे अब तो हम लोग के यहाँ तो मोटे तौर पे देखिएगा तो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन टू फ्रंट, एक गठबंधन। और फ्रंट किस रूप में है? कोalition में। एक है एनडीए, एक है इंडी, नहीं है, एक है इंडी गठबंधन, एक है एनडीए गठबंधन। तो एक तरह से देखो तो दो भाग में है ही बटा हुआ, कहीं कोई थर्ड फ्रंट नहीं। मूल बिंदु पे आ जाओ। लेकिन ज्ञान की बातें हो गई कि दो दलीय व्यवस्था कहाँ है, तो बांग्लादेश में। खैर मूल में आइए, तो वहां सत्ता परिवर्तन होने वाला था ब्रिटेन में, इसीलिए लेबर पार्टी को भारतीय स्वतंत्रता से ज्यादा लगाव था, भारतीय लोगों से, भारतीय जितने भी नेता थे उनसे भी लगाव था। कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लगा कि लेबर पार्टी के समय यदि समीक्षा होगी तो लिबर्टी मिलेगी भारत को ज्यादा, इसलिए अपने ही समय में साइमन कमीशन को भेज दिया। 27 में घोषणा किया और 3 फरवरी 1928 को बम्बे भेज दिया। किसको? साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन ने फिर उसका विरोध वगैरह हुआ, लेकिन अपना रिपोर्ट दिया। 1930 में अपना रिपोर्ट सौंपा। उस रिपोर्ट के आलोक में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कांग्रेस ने एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, और वो था 1931 का दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो बिना नतीजे का समाप्त हो गया। फिर 1932 के बाद साइमन कमीशन ने जब तीनों आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया तो रिपोर्ट दिया, और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह एक्ट बनाया गया था, जो था भारत सरकार अधिनियम। तो इसका बेस क्या है? साइमन कमीशन का रिपोर्ट। इसका बेस क्या है? तो देखिए, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1935 का एक्ट 1935 का एक्ट 1935 का एक्ट बनाया गया, जो सबसे बड़ा एक्ट था, और यहां से भारतीय संविधान में, और यहां से मतलब इस एक्ट से, और यहां से भारतीय संविधान में 2/3 भाग लिए गए, 2/3 भाग लिए गए। तो पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1900, क्योंकि भारतीय संविधान जो बना उसका 2/3 हिस्सा किसका है? इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है। क्वेश्चन भी देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर खरीद लीजिए, तो क्वेश्चन भी आपको देखने के अवसर मिलेंगे कि भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिएगा। अब प्रोविजंस क्या क्या है? प्रोविजंस थे सबसे पहले कि प्रांत में द्वैत शासन, तो वहां प्रांत के द्वैत शासन को हटा दिया गया और पहला प्रांतीय स्वायत्तता कर दिया गया कि अब सरकार बनेगी प्रांत में भारतीयों की, और भारतीय अपना शासन संभालेंगे। हालांकि ऐसा होने नहीं दिया, चुनाव भी हुए, सरकार भी बनी, लेकिन था तो ब्रिटिश सरकार ही, तो चलने नहीं दिया। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि पहला प्रोविजंस इसके क्या थे? प्रांत को स्वायत्तता दी गई,
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांत को स्वायत्तता दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखिए एकदम आराम से, प्रांत को स्वायत्तता दी गई, प्रांत को स्वायत्तता दी गई, प्रांत को स्वायत्तता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा था अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। दूसरा क्या है, अखिल भारतीय अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अब इस अखिल भारतीय संघ में क्या क्या था? इस अखिल भारतीय संघ में था, सबसे पहले तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इसके बाद प्रिंसली स्टेट था, देसी रियासत था, 550 से अधिक देसी रियासत था, चीफ कमिश्नरी था 4। इन सबको मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा जो मूर्त रूप न ले सका, जो मूर्त रूप न ले सका। कौन? अखिल भारतीय संघ। इसमें कौन कौन होता? इसमें होता प्रांत जो उस समय ब्रिटिश समय में थे 11 करीब में, उसमें होता चीफ कमिश्नरी जो 4 के लगभग में थे, उसमें होता देसी रियासत जो 550 से अधिक थे। ये तीनों मिलाकर क्या बनता? अर्थ की अखिल भारतीय संघ बनता जो मूर्त रूप न ले सका। तो लिख दो, यह लागू न हो सका, यह लागू न हो सका, लिख दो सीधे। अखिल भारतीय संघ के ऊपर बल देने की बात कही गई लेकिन लागू न हो सका, लागू न हो सका, लागू न हो सका। और तीसरा मैं 2 दिन से बता रहा हूं कि म्यांमार भारत का ही हिस्सा था, म्यांमार भारत का ही हिस्सा था, लेकिन म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। कब? 1935 के एक्ट में। लेकिन हुआ कब? 1937 में। यदि पूछेगा किस एक्ट में म्यांमार भारत से अलग हुआ, अब पूछेगा कब अलग हुआ, आशा है समझ गए होगे। अब कुछ तो क्वेश्चन बनाओगे, गलती करोगे, तब सीखो। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो लिखेंगे म्यांमार को भारत से अलग किया गया, म्यांमार को भारत से अलग किया गया, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। ब्रैकेट में लिख दीजिए 1937, 1937। ठीक है, 1937। ओके, तो म्यांमार भारत से अलग किस एक्ट में हुआ, कब अलग हुआ? और इसी एक्ट में 2 नए प्रांत बनाए गए। पहले बिहार उड़ीसा एक ही था, 1912 में बिहार बनाए गए, और 1935 के एक्ट में उड़ीसा और सिंध नामक 2 नए प्रांत बना दिए। मैंने उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। इसलिए आप उड़ीसा जाइएगा तो आपको बिहार का कल्चर, खान पान, ये सब रहन सहन, क्वालिटी बिहार टाइप का ही आपको मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए कि उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत का गठन हुआ। तो लिखेंगे इस एक्ट में उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत का गठन, 2 नए प्रांत का गठन। इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद हुआ सबसे बड़ा है ना, तो कुछ ज्यादा होगा ना, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट बनाया गया। उन्हें पहले सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा गया? फेडरल कोर्ट। तो लिखेंगे फेडरल कोर्ट बनाया गया। फेडरल कोर्ट बनाया गया। फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा, मैंने अभी तो प्रपोजल्स थे सब, ठीक है। फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा। तो फेडरल कोर्ट का की बात किस एक्ट में की गई? फेडरल कोर्ट की बात किस एक्ट में की गई? इसके बाद आइए लास्ट लिख देंगे, आरबीआई का गठन हुआ। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ एवं 11 प्रांतों में विधानसभा का भी गठन हुआ। एवं 11 प्रांतों में विधानसभा का भी गठन हुआ। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ और 1937 में चुनाव हुए। और इसी कड़ी में गठन हुआ और इसी कड़ी में 11 प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, हद करते हो। विधानसभा का चुनाव हुआ, बोलो मत बीच में। इसी कड़ी में विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, ये चुनाव हुए। तो इतने सारे प्रोविजंस थे और साथ में एक और भी विषयों को शासन चलाने के लिए जो डिफरेंट विषय थे उसको सूचियों में बांटा गया। ये केंद्रीय सूची में रहेगा और ये राज्य सूची में रहेगा। तो लिखेंगे विषयों को बंटवारा किया गया। विषयों का 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 बंटवारा किया गया। बस अब इस एक्ट के विषय में किसने क्या कहा, सो एक दो बातें ध्यान रखिएगा। जैसे नेहरू ने कहा कि यह एक ऐसा एक्ट था कि जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। और जिन्ना ने कहा कि यह पूर्णतः सरा हुआ एक्ट था, क्योंकि जिन्ना की जो महत्वाकांक्षा थी वो इसमें नहीं पूरे हुए थे, तो स्वाभाविक है कि उनके लिए सरा हुआ। और नेहरू ने यह कहा कि उसमें अनेक ब्रेक लगा हुआ है, एक ऐसी गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक, वो निर्बाध गति से आगे नहीं बढ़ सकती है। तो लिखेंगे नोट, नेहरू ने इस एक्ट के विषय में कहा, नेहरू ने इस एक्ट के विषय में कहा नेहरू ने इस एक्ट के विषय में कहा कि यह एक ऐसी गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए, यह एक ऐसी गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए, अनेक ब्रेक लगे हुए, यह एक ऐसी गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। जबकि जिन्ना ने कहा यह एक सरा हुआ, जबकि जिन्ना ने कहा यह सरा हुआ एक्ट था। जबकि जिन्ना ने कहा कि यह सरा हुआ एक्ट था। जबकि जिन्ना ने क्या कहा, यह सरा हुआ एक्ट था। जिन्ना ने कहा कि यह सरा हुआ एक्ट था। खत्म। अब आइए लास्ट के क्रम में है 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। तो लिखेंगे 1946 कैबिनेट मिशन योजना। 1946 कैबिनेट मिशन योजना।
1946 कैबिनेट मिशन योजना, कुछ नहीं है। ये 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना है उसमें दो बातें हैं। एक तो पहले यही याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया, 1946। और दूसरा याद रखना है दो प्रोविजंस कौन से थे। एक प्रोविजंस था कि संविधान सभा का गठन किया जाए और दूसरा प्रोविजंस था कि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। यह वह दौर था कि पाकिस्तान को लेकर विभिन्न कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सम्मेलन किए गए, बैठकें हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक पूरा माहौल बन गया था। और जिन्ना को भी लगने लगा था कि कैबिनेट मिशन में मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, ठीक है कि नहीं। और ठुकरा के मेरा प्यार दुनिया इंतकाम देखेगी। इंतकाम हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ, ठीक है कि नहीं। इंतकाम तो हुआ, तो क्या हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन ये दो बातें काफी महत्वपूर्ण है। देखो, लिखेंगे पहला क्या है, संविधान सभा का गठन। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन, संविधान बनाने के लिए लिख देते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किया गया किसके लिए, संविधान बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं, किसके लिए। और दूसरा, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। और दूसरा है पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। और पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, ठीक है। दोनों हो गया। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जब पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया और नारा दिया, लड़के लेंगे पाकिस्तान। मूल बिंदु पे आ जाइए। ऐतिहासिक तथ्य है, इसको कहां पढ़ेंगे, इतिहास में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संविधान। लेकिन चूंकि संविधान का संबंध इतिहास से है, इसलिए उसका भरवली आपके समक्ष उन बिंदुओं को रखना लाजमी था, जरूरी समझा, इसलिए रखा गया। जिसको याद रह गया बहुत अच्छी बात है कि जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान जब कैबिनेट मिशन के तहत ठुकरा दिया गया तो मुस्लिम लीग का एक्शन प्लान क्या था, तो डायरेक्ट एक्शन डे था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कब, 16 अगस्त 1946, ठीक है। कौन सा नारा दिया, लड़के लेंगे पाकिस्तान। मूल बिंदु पे आ जाइए। माहौल खराब हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो गए। इसी कड़ी में माउंटबेटन भारत आए, अंतिम गवर्नर जनरल, और उन्होंने एक प्लान दिया। उस प्लान का नाम था जून योजना। उस जून योजना में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे। 14 तारीख को पाकिस्तान, 14 अगस्त को और 15 अगस्त को भारत का जन्म होगा। अब इसको कानूनी प्रारूप देना था। इस कानूनी प्रारूप के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, जिसे ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को इसको पास कर दिया। दोनों इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया ब्रिटिश संसद में, 4 जुलाई को लाया गया 1947। पूछेगा कि ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया, और दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पारित किया, 18 जुलाई, और जैसे ही यह पारित हुआ कि 14 अगस्त को पाकिस्तान, अब 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। अब हो गया जय हिंद जय भारत, खत्म बात है। इसी को लिखना है, लिख देंगे बस 2 मिनट। लिखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, लिखेंगे माउंटबेटन योजना का पहला पॉइंट। माउंटबेटन योजना को, माउंटबेटन योजना को, माउंटबेटन योजना, जून योजना लिख दीजिए, या जून योजना को, या जून योजना को कानूनी स्वरूप देने के लिए, कानूनी स्वरूप देने के लिए, को कानूनी स्वरूप देने के लिए, कानूनी स्वरूप देने के लिए, कानूनी स्वरूप देने के लिए, जून योजना को कानूनी स्वरूप देने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम को, भारत स्वतंत्रता अधिनियम को 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया, ब्रिटिश संसद में रखा गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। इसी कड़ी में पाकिस्तान 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को, इसी कड़ी में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद किया गया। को आजाद किया गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज हम भारत के संवैधानिक विकास, आज था भाग 2। ठीक है, संविधान के विकास को संपूर्णता से हम लोगों ने देखा, समझा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना जल्दी याद करके रख सके। ठीक है, जाने से पहले 5 आदमी से मैं रोज पूछता हूं, बिना उसका तो मैं जाऊंगा नहीं। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए। कल कहाँ से हमने पूछा था? यहाँ से पूछे थे ना। चलो तुम खड़ा हो। इसको शौक भी था कि हमसे सर पूछे। सीएस जी का बोलिए नहीं, बोला जाए सर। तहजीब सीख। ठीक है, तहजीब कोई बाजार में नहीं बिकता है, भदई साग के दुकान में। इसको लोग क्लास में, परिवार में, मास्टर से, बाबूजी से सीखता है, अपने से, बड़ों से। ये कभी नहीं कहना चाहिए निर्देशात्मक लहजे, सर बोलिए, बाबू बोला था नहीं, पिताजी बोला जाए। ठीक है कि नहीं? कुछ कह रहे थे क्या? उसी तरह से गुरुजी कहा जाए, कुछ कह रहे थे, आदेश दिया जाए। बात समझा? हाँ, अब आप बोलिए। सबसे पहला प्रश्न है, सीए जी के पद का सृजन किस एक्ट में किया गया? चुप रहिए, मुंह बंद रखिए, नहीं तो गर्दा झाड़ने में हमको टाइम नहीं लगता है बाबू। चलो कोई बात नहीं, खड़ा रहो। नेक्स्ट, प्रांत को स्वायत्तता किस एक्ट में दिया गया?